नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। आप सभी ने जनरली सुना होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बीमारी होती है जो आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आपके सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक बच्चे इससे ग्रसित हैं। बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑटिज्म से ग्रसित होंगे ना, तो आपके जन्म लेने के लगभग 2 से ढाई वर्ष के अंतराल में आपके शरीर में लक्षण दिखने लग जाएंगे। लक्षण कैसे दिखते हैं? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है वह बाकी बच्चों से अलग होती है, जिस वजह से आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई भी आपके परिवार से या आपको लेकर डॉक्टर के पास जाएगा और कंसल्ट करेगा तो उनको बता दिया जाएगा कि जो बच्चा है वह ऑटिज्म से ग्रसित है। हालांकि आज की हमारी जो न्यूज़ है वह एक बच्चे से रिलेटेड नहीं है, एक वयस्क व्यक्ति से रिलेटेड है, क्योंकि एक मलयालम और तमिल फिल्म के निर्देशक हैं जिनका नाम है अल्फोंस पुथ्रेन। अभी इन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए इन्होंने यह बताया कि मैं अपने जो भी दायित्व हैं, यानी कि जो ये कार्य करते थे, इन्होंने उन सभी कार्यों से मुक्ति ले ली, यानी कि अब यह फिल्मों का डायरेक्शन नहीं करेंगे। इन्होंने बताया कि मुझे एक बीमारी है और बीमारी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिस वजह से मैं अब आगे इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, तो मैं अपने जो भी पद है उससे रिटायर हो रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात? तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़रूरी था, मुझे लगा कि आज बात कर लेते हैं हम लोग ऑटिज्म के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही अधिक प्रचलित बीमारी आज के समय में ये बन गई है, विकार बन गया है। तो स्थितियों को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हो सकता है कि आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को समझ लें। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ से देखिए, एक प्रश्न जो जनरली है, अगर प्री में बन सकता है तो इस प्रकार का बन सकता, तैयार रहिएगा। बीमारी है और हम सभी देखते हैं कि अमूमन अलग अलग बीमारियों से प्रश्न आते हैं, ठीक है। कोई से भी डिसऑर्डर होगा, किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यदि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई टर्मोलॉजी है, पुरानी है, आप लोग पढ़ते समझते आए हैं। यदि आंसर पता है कॉमेंट कीजिए, नहीं पता तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिसऑर्डर के बारे में, कि एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि जो मेडिकल है वो उसको क्या मानता है, कैसे मानता है। तो देखिए, यह एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि यह आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह कैसे संचालित होता है? दिमाग से होता है। यही सब कुछ है, यही प्रधान जी हैं, यही सरपंच है, यही प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ यही है अपने आप में। जैसा दिमाग कहेगा वैसे ही पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी। यानी कि अभी भी ये समझ लीजिए कि मैं आप तक जो भी बातें डिलीवर कर रहा हूँ ना, पहले ये सब कुछ यहीं से फिल्टर हो रहा है। ये ब्रेन पहले सब कुछ समझ ले रहा है, जान ले रहा है, फिर यह कमांड दे रहा है मुंह को कि ये बोलना है। साथ साथ में हाथ तक भी कमांड पहुंचा रहा है कि भाई इस लाइन पे ना ऐसा ऐसा मूवमेंट देना है। क्लियर है बात? बट अब क्या होता है कि जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि ये आपके ब्रेन को अफेक्ट कर देते हैं, सामान्य से अलग कर देते हैं, और आपके जिस प्रकार से ब्रेन होना चाहिए, इसके सेल्स जिस तरह के होने चाहिए वह उस तरह से नहीं होते। इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता किसी भी कारण से। कुछ कारण हैं जिन वजह से यह होता है, तो कोई भी एक कारण आपके मस्तिष्क के विकास में बाधा बन सकता है, जिस वजह से फिर हम देखते हैं कि अन्य समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होती है। क्लियर है? अब देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति इस न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाए, यानी कि डॉक्टर आपको कहे कि भाई आपको अब ऑटिज्म हो गया है, तो क्या होगा, कैसे आपका जीवन प्रभावित होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है सामाजिक संप्रेषण की। आप अन्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग व्यवहार करेंगे। अलग व्यवहार का मतलब क्या है कि आप सामान्य जो बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, एक सामाजिक जीवन बनाना होता है और समाज में अपने पसंद के लोगों से अपनी बातों को शेयर करना होता है। आप ये सब काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें जो व्यक्ति होता है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, वह खुद में ही रहना पसंद करता है, खुद से ही सब कुछ करना पसंद करता है, दूसरों को जनरली वह इन्वॉल्व नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि पूरी तरह से कैसे संभव है? यदि कोई बच्चा है तो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी परिवार में होंगे, सिंपल बात है। तो देखिए, यहाँ पर भी सेम स्थिति लागू होती है। सब कुछ उसके मूड पे डिपेंड करेगी। यदि मन होगा वो आप तक आएगा, आपसे बात करेगा, कुछ कह भी देगा, और मन नहीं होगा ना, आप कुछ भी लाख जतन कर लीजिए, वो आपकी नहीं सुनने वाला किसी प्रकार से, ना ही आपसे कोई भी वह एक लफ्ज़ कहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो सामाजिक संप्रेषण है वो पूरी तरह से प्रभावित रहेगा और सब कुछ ना बहुत अधिक रेगुलेटेड होता है इस मामले में। वहीं हम देखते हैं कि आपका जो भावनात्मक स्तर होता है वो बहुत अधिक निम्न होता है। यानी कि
एक तो आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के वो भावनाएं नहीं होंगी जो जनरली होनी चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं ना कि हमारे पिता हैं, माता हैं, एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग प्यार होता है ना, एक लगाव होता है खास ना। बट ऑटिज्म वालों के अंदर जनरली है आप नहीं देखेंगे। ऑटिज्म वाले थोड़ा सा आत्म केंद्रित होते हैं, जिस वजह से ठीक है पता होगा जी, हाँ जी ये पिताजी हैं, ये माता जी, ठीक है, लेकिन फिर भी मन मर्जी करनी है, पूरी तरह से मन मर्जी होगी और सब कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा। कोई खास लगाव, कोई विशेष बातचीत नहीं हो पाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो व्यवहार जो होगा वो नहीं हो पाएगा भावनात्मक। वहीं साथ साथ में हम देखेंगे ये भी कि भावनात्मक व्यवहार में यहाँ पर यह स्थिति भी बन जाएगी कि ना तो व्यक्ति आपको अपनी बातें कुछ बोल पाएगा, वहीं दूसरी स्थिति यह है कि यदि आप भी कुछ कहेंगे उसको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल परे, बिल्कुल अलग सब चीज़ों से, ठीक है। संज्ञानात्मक कामकाज, जो भी संज्ञानात्मक कामकाज होने चाहिए वो बहुत अधिक प्रभावित होंगे। आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए वो लो हो जाएंगी और सुधारा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकता, लेकिन समय लेती हैं चीज़ें। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यवहार के विकास में कमी, यानी कि जिस तरह से व्यवहार जनरली होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बाकियों के सामान्य रूप से, ठीक है। अब देखिए, मानते हैं कि जो इसको डायग्नोस करना है बचपन में डायग्नोस हो जाएगा। जनरली माना जाता है कि शुरुआत के जीवन के आपके 2 वर्षों में, ठीक है, यानी कि जब बच्चा 2-2.5 वर्ष का होगा तो आप चीज़ें पहचानने, समझने, जानने लगेंगे। बट हाउ, कैसे पता लगेगा? क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, जनरली रोता है, खाने पीने का मतलब होता है, लेकिन अवधि देखिए 2-2.5 साल की हम बात कर रहे हैं। यह वह समय होता है जिस दौरान बच्चा चलने लग जाता है, कुछ कुछ तो कहता है, मम्मम कहेगा, है ना, हप्पा कहेगा, पप्पा कहेगा, बाबा कहेगा, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं जनरली, ये हम देखते हैं। और धीरे धीरे इसी समय पे ही क्या होता है कि दांत भी आते हैं बच्चे के। बट यहाँ पर ही आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को ट्रैक करेंगे। कैसे ट्रैक करना है? बच्चा सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी कि बोलचाल का स्तर नहीं पकड़ पा रहा है, चलना चाहिए धीरे धीरे, नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो व्यवहार करना होता है, बातचीत होती है, बाकी लोगों को देख के हंसना बोलना। आप देखते होंगे कि जब घर में नए बच्चे जन्म लेते हैं तो आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो भी आपके साथ व्यवहार करते हैं, रिवर्ट देते हैं आपको, कुछ कहेंगे, गुली गुली करेंगे तो वो हंस के दिखाएगा, है ना। तो सब चीज़ें वहाँ पर रिएक्ट होती हैं। बट ऑटिज्म वाला जो बच्चा होगा वो रिएक्शन आपके अनुरूप नहीं देगा, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी उससे। तो यहीं पर जब यह सब कुछ होगा तो पेरेंट्स को लगेगा कि हो सकता है थोड़ा डिले हो, तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और वेट होगा। बट फिर जब वेट की सीमा कहीं ना कहीं पार होने लग जाएगी तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि जी क्या स्थिति है। तब जाके वहाँ पता लगेगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से परेशान है, ग्रसित है यह बच्चा। क्लियर है इतनी बात? और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में ऑटिज्म हो, लेकिन ऑटिज्म पूरी तरह से बचपन में उभर के ना सामने आए, कुछ कुछ लक्षण होंगे, और ऐसा भी होगा कि वो लक्षण पूरी तरह से आपके वयस्क होने के बाद निकल के आए। और आपको भी जब मैं इसके लक्षण बताऊंगा ना कि लक्षणों में क्या क्या हो सकते हैं, तब आपके मन में अलग अलग चेहरे आएंगे कि वो वाला व्यक्ति ऐसे करता है, वो वाला व्यक्ति ऐसे करता है। और जब चेहरे याद आने लगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल। बताइएगा कि जीवन में क्या कभी देखा है किसी व्यक्ति को जो इस प्रकार की हरकतें करता था, उसकी एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिए, इससे संबंधित बातों में हम देखते हैं कि कुछ खास प्रमुख कारण होते हैं इस सब के लिए, ठीक है। हर चीज़ जनरली नहीं होती, अपनी मर्जी से नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, कारण जो यहाँ पर रहते हैं वो मुख्य रूप से 2 रहते हैं, एक तो अनुवांशिक कारण और दूसरा पर्यावरणीय कारण। अनुवांशिक कारण क्या होते हैं कि जिस समय बच्चा गर्भावस्था में होता है या तो पेरेंट को हो यह डिसऑर्डर, तो क्या होता है कि पेरेंट से ट्रांसफ़र हो जाता है। वहीं जिस समय प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान कुछ गतिविधियां ऐसी हो जाना जो गड़बड़ क्रिएट कर दे, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन माना जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से यह डिसऑर्डर हो जाता है। वहीं दूसरी स्थिति यहाँ पर यही है कि जीन में गड़बड़ी हो जाए, यानी कि आपका जीन जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, बट बच्चे तक पहुँचा। जब बच्चे तक पहुँचा, बच्चे ने जन्म लिया, तो फिर अब सामान्य प्रक्रियाएँ जो होनी चाहिए थी वो सब प्रक्रियाएँ नहीं हो पा रही हैं, यानी कि जीन में गड़बड़ी हो गई है, म्यूटेशन हुआ है, जिस वजह से चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाई। चलिए मान लेते हैं पेरेंट्स ठीक हैं, सामान्य हैं, उसके बावजूद संभावना हो सकती है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। कैसे? ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके द्वारा किए गए कुछ कार्य इन सभी घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, इन्विटेशन देते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं और इस दौरान आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए। हम कभी सुनते हैं ना, ऐसा होता है, कभी बातचीत हुई है घर परिवार में कि व्यक्ति बीमार था, बीमार के दौरान उसके जो बुखार था वह बुखार उसके दिमाग तक चढ़ गया,
ठीक है। अब ऐसी स्थिति ही बच्चों के साथ होती है। माता को जिस समय वायरल इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, हमें पता है। तो वही जो इन्फेक्शन होता है वह बच्चे के दिमाग तक भी पहुंच जाता है, जिस वजह से गड़बड़े होती हैं। वहीं हम देखते हैं कि प्रदूषण वाली स्थिति, ठीक है, माता जो है वह अपने प्रेगनेंसी के दौरान प्रदूषित कणों के संपर्क में आ जाए, बॉडी में वो पहुंच जाए, जिसके बाद फिर वह बच्चे तक पहुंच जाए और वह उसके बाद में ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। यह सभी कारण जनरली माने जाते हैं इस सब कारणों के लिए, ठीक है। तो यह जो डिसऑर्डर है इन कारणों से हो सकता है। और जब डिसऑर्डर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर फिर आपके जीवन में कुछ अलग ही परिवर्तन होंगे जो आप बच्चे में महसूस करेंगे। और जब आपने कभी देखा होगा, आपका कोई मित्र होगा, साथी होगा, या कभी परिवार में कोई व्यक्ति होगा, तो उसमें भी ऐसे लक्षण आपने अनुभव किए होंगे। हालांकि होता है कि कुछ लोगों में यह आपको हल्के लक्षण देगा, लेकिन कहीं कहीं ये बहुत अधिक लक्षण दे देता है और आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चा सामान्य नहीं है। जैसे कि पहले कारण जो होगा वह बातचीत होगा। हम जनरली क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, बट कुछ लोग को हम कह देते हैं कि ये आत्म केंद्रित है, यानी कि नहीं पसंद इसको बात करना, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद, ये अपना सेपरेट रहना पसंद करता है। तो उसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है कि व्यक्ति ऑटिज्म से ग्रसित हो, ठीक है। वहीं पढ़ने लिखने की क्षमताएं उसकी सामान्य से अलग होगी, यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति को पढ़ना है, जानना है, समझना है चीज़ों को, सामान्य से आप बहुत अधिक पीछे हैं। आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं रिफाइन कर पा रहा है, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक मेलजोल जो होना चाहिए आप नहीं बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने तक रहें, कोई समाज नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से कुछ कहना है, ना ही किसी का कुछ सुनना है, चलने दो, जीवन जैसा भी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं बच्चों में देर से बोलने की प्रवृत्ति, ठीक है। शुरुआत में मैंने बताया ना आपको, बच्चा शुरू हो जाता है मम्मम वगैरह बोलने जाता है, मम्मम, मम्मा, पापा, बाबा, ये सब चीज़ें बहुत जर्नल है सभी परिवारों में, बच्चा बोलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा यह सब भी नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि उसको ऑटिज्म ही हो। इसके अलावा भावनाओं को साझा करने में समस्या, ना तो वह अपनी भावनाएं आपसे कहेगा, ना ही आपकी भावनाएं समझेगा, सब मोहमाया से परे है व्यक्ति, ठीक है। गैर भाषा संवाद में कमज़ोर, ठीक है। तो व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा, गैर भाषा संवाद में भी कमज़ोर होगा। गैर भाषा संवाद का मतलब क्या है कि याद है आप लोग क्लासेस वगैरह में बैठते हैं, पार्टी फंक्शंस में होते हैं, कहीं किसी से मिलते जुलते हैं, इशारे होते हैं, है ना, आंखें ऐसे ऐसे उठती हैं, क्या हुआ, स्माइल कर देते हैं, समझ में आ जाता है, ऐसे भी करते हैं। ये सब क्या है, ये गैर भाषा संवाद का ही एक रूप है, यानी कि हम सिर्फ कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या हम अंदर क्या फील कर रहे हैं। जो ऑटिज्म से ग्रसित होगा व्यक्ति, उसके अंदर यह लक्षण नहीं होंगे, ना तो वह इस प्रकार का कोई संचार कर पाएगा, और यदि आपने उसका संचार किया तो वो ऐसा न्यूट्रल बिहेव करेगा कि आप सोचेंगे कि क्या हुआ है इसको, है ना, बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेगा। वो नहीं समझ पाएगा कि क्या ही मतलब है आपकी आईब्रो को उठाने का, फेस को मूव करके इशारे करने का, कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा विचारों और भावनाओं को समझने में कठिनाई होगी उसको बहुत ज़्यादा। आपके विचार ठीक से नहीं समझेगा, ना ही आपकी भावनाओं को समझेगा। सहानुभूति भी इस प्रकार के व्यक्ति में कम रहेगी, और व्यक्ति में जब सहानुभूति कम रहेगी तो पता है क्या होगा, अगर बच्चा है छोटा आपका, यानी कि मान लीजिए अभी 3 साल 4 साल का है, शरीर डेवलप होगा, वो ठीक से अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है, ठीक से नहीं बोल पा रहा है, बट वो आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, कुछ चाह रहा है। जैसे कि आज के समय में सबसे अधिक अपेक्षा किस चीज़ की होती है, मोबाइल फ़ोन की। बच्चा चाहता है कि आप उसको मोबाइल फ़ोन दें, आप नहीं देंगे तो क्या होगा, वो इतना अधिक चीखेगा, चिल्लाएगा, सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर देगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें और अधिक गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि सहानुभूति नहीं रहती व्यक्तियों में इस प्रकार की, जो सामान्य रूप से होनी चाहिए। असामान्य चीज़ों में रुचि रहना, वो व्यक्ति अलग चीज़ों में रुचि लेगा। असामान्य, अलग रहना, अकेले बैठना, अकेले कामों करना, नहीं मिलना जुलना, ये सब कहीं ना कहीं असामान्य कार्य होते हैं जिसमें वह रुचि लेना पसंद करता है, एक ही जगह पर घंटों लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक है। चलिए इसके साथ ही देखते हैं और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए इसमें और लक्षण होंगे कि घंटों अकेले बैठना, जैसे कि आपको बताया, एक ही वस्तु पर ध्यान देना, यानी कि कोई चीज़, एक वस्तु है मान लीजिए पसंद आ गई, अब वही करना। जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन, मैंने कई बार देखा कि अगर कोई ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होता है तो उसको पता है कि मोबाइल फ़ोन अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा, एंजॉय कर सकते हैं, वो बार बार मांगेगा। जब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक ही काम को बार बार करने में वह इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। आंखों का खराब संपर्क होगा, यानी कई बार बच्चों में हम यह भी देखते हैं कि ऑटिज्म जो है वह उनके आंखों के संपर्क को खराब कर देगा, यानी कि आप सामने होंगे तो वह इस तरफ देख के बात कर सकता है। तो जनरली कई बार जो लोग भैंगे होते हैं ऑटिज्म, उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, बोलते समय अटकना, यानी कि व्यक्ति बोलेगा तो बोलते समय अटकेगा, जैसे कई बार रुक जाता है, खुद अपने आप कोई चीज़ें सोचने लग जाता है। इसके अलावा एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं हकलाना, है ना। ऐसा होता है ना, व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन वो वर्ड क्लियर नहीं बोल पा रहा है, पूरी तरह से नहीं आ रहा। हकलाने वाला उदाहरण तो आपने बहुत अधिक देखा होगा मुझे लगता है। तो जब कभी भी हकलाने वाली स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उत्तरदायी हो सकता है। इसके अलावा रुक रुक के बोलना, हकलाने वाली स्थिति, और बोतल से पीते समय अटकना,
कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट बोतल से पी सकते हैं पानी को, लेकिन इन व्यक्तियों में कहीं ना कहीं यह प्रवृत्ति भी होती है कि यह डायरेक्ट बोतल से पानी ठीक प्रकार से नहीं पी पाते, तो ऑटिज्म ही उत्तरदायी उसके लिए माना जाता है। क्लियर है? तो अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति रहा जीवन में, कभी आपने देखा कोई ऐसा लक्षण? ठीक है, बाद में पता लगता है कि जब एक अच्छी खासी उम्र बीत गई है तब डायग्नोज होते हैं कि आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। कितनी बात क्लियर है? तो यह सभी होते हैं लक्षण। अब इन लक्षणों के बावजूद आपका जो जीवन है काफ़ी अधिक प्रभावित रहेगा, तो आप उपचार कैसे कर सकते हैं, समाधान क्या क्या है ऑटिज्म के लिए? तो देखिए, ऑटिज्म के लिए इस समय पूरी दुनिया में कोई भी उपचार नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जिससे कि आप पूरी तरह से ऑटिज्म से ठीक हो जाए। रीज़न, यह जो बीमारी है आपकी ब्रेन की वजह से, आपका ब्रेन पूरी तरह से नहीं हो पाया डेवलप, जैसे आपका जीवन सामान्य होना था, तो कहीं ना कहीं इसको हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को जीवन में अपना सकते हैं या उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि ब्रेन चीज़ों को समझने लगे, जानने लगे और धीरे धीरे सामाजिक जीवन में हम उस व्यक्ति को ले आए। तो इसके लिए क्या होगा कि देखिए, इससे कुछ हम लक्षण इसके कम कर पाएंगे और जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग इसके लिए प्रमुख है। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर होते हैं वह इस प्रकार के बच्चों से काफ़ी डील करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सामान्य जीवन में लाया जाए, सामान्य व्यवहार किया जाए, उनको सामान्य व्यवहार सिखाया भी जाए, जो कि बहुत अधिक ज़रूरी है। तो देखिए, ज़रूरी है कि आप व्यक्ति को बिहेवियर थेरेपीज दें। जो भी अगर स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर भी होंगे वह बिहेवियर में थेरेपीज देते हैं, क्योंकि पहले बिहेवियर में चीज़ें आएंगी तब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई आदि की तरफ बढ़ पाएगा। यदि बिहेवियर ठीक नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें भी गड़बड़ा जाएंगी। एजुकेशनल थेरेपी उसके बाद में, ठीक है। तो बिहेवियर थेरेपी उसके बाद में, फिर जब चीज़ें समझने जानने लग जाए, व्यक्ति का स्तर ठीक हो जाए, तो कुछ एजुकेशनल थेरेपीज देनी है। ये सभी चीज़ें हम लोग आज के समय में वीडियोस के माध्यम से भी काफ़ी कुछ समझा सकते हैं, क्योंकि वीडियोस देखना सबको पसंद है। फैमिली थेरेपीज बहुत अधिक ज़रूरी है। बच्चे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। यदि कई बार हम देखते हैं ना कि गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार नहीं करना, बच्चे से प्यार फिर भी करना है, उसको चीज़ें समझाना है। आप जितना बच्चे को प्यार देंगे, सामान्य जीवन से जोड़ेंगे, समाज से जोड़ेंगे, सामान्य व्यवहार उसको दिखाएंगे, बच्चा वही सब चीज़ें करेगा, सब कुछ सीखेगा और धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं लोग। ऐसा भी होता है, पूरी तरह से नहीं, बट जीवन का स्तर बहुत अधिक ठीक हो जाता है। मेडिकेशन, हम बच्चे को कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे प्रोसेस करने लगे, चीज़ों को समझने लगे, आगे बढ़ने लगे। क्लियर है बात? तो कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, यह कैसा डिसऑर्डर है आपको बता दिया, क्या क्या हो सकते हैं लक्षण और उपचार की स्थिति क्या क्या है। अभी फिलहाल सब कुछ मेनली थेरेपीज पे ही बेस्ड है, चाहे वह परिवार करे या टीचर करे या कोई काउंसलर करे। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी, जाना समझा आपने अच्छे से होगा। तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर मुझे बहुत ईजिली कॉमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। और इसके साथ ही बस आज के सेशन में इतना ही। फिर अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, कुछ खास बातें करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि आपको चाहिए होगा कि आंसर क्या है प्रश्न का, तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर है। तो बताइए कितने लोग का सही रहा, और अच्छे से पढ़िए, जानते समझते हुए ऐसे जुड़े रहिए संस्कृति आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।